हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं अपना अगला वीडियो मौलिक अधिकारों पर प्रस्तुत करूंगा। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकार भाग 1 के रूप में अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग समानता का अधिकार एवं संपत्ति के अधिकार की वर्तमान वस्तु स्थिति की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार एक विस्तृत अध्याय है, इसीलिए हमने कुछ भागों में इनको समाहित करने का प्रयास किया है। मौलिक अधिकार क्या है? ऐसे तो कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से हम बस इतना जान लें कि वैसे अधिकार जो एक व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में देश के नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है और इन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये अधिकार निम्नलिखित है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में इससे संबंधित प्रावधानों की विवेचना की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में इससे संबंधित प्रावधानों की विवेचना की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इससे संबंधित प्रावधानों की विवेचना की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में इससे संबंधित प्रावधानों की विवेचना की गई है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इससे संबंधित प्रावधानों की विवेचना की गई है। और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 में इससे संबंधित प्रावधानों की विवेचना की गई है। यहाँ आपको बता दूं कि अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इसका कारण यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इस अधिकार के माध्यम से आप यथोचित उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अपने पहले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी व्यक्ति, देश का नागरिक, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय से रिट जारी करने की मांग कर सकता है अपने अधिकारों की बहाली के लिए। इसीलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि मूल भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। इस संदर्भ में सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में या एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बताऊं कि संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसके अंतर्गत संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है और अनुच्छेद 31(1) के उपबंध यानी कि प्रावधान संविधान के भाग 12 में एक नए अनुच्छेद 300 को जोड़कर इसमें रख दिया गया है। और वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि विधानमंडल विधि बनाकर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण एक्विजिशन कर सकता है, तथा किसी भी प्रकार का प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं।
यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी शिक्षा संस्थान का अनिवार्य अर्जन का प्रावधान करती है, विधि बनाती है, कानून बनाती है, तो उसे उसका पूरा बाजार मूल्य देना होगा। और दूसरा अपवाद यह है, यदि राज्य ऐसी भूमि का अर्जन करना चाहता है जो किसी व्यक्ति के अपने कास्त में है और ऐसी भूमि कानूनी सीमा के अंदर है, उसकी अपनी संपत्ति है कानूनन, तो उस भूमि का तथा उस पर निर्मित किसी निर्माण का पूरा बाजार मूल्य सरकार प्रदान करेगी। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। अब हम सारे अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे अलग अलग। प्रस्तुत वीडियो में हमने सिर्फ समानता के अधिकार की अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं। अनुच्छेद 14, जैसा कि हमने पहले बताया, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकारों की विवेचना की गई है भारतीय संविधान में। तो अब अनुच्छेद 14 में दो तथ्यों की विवेचना की गई है। पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। अब इन दोनों तथ्यों की विवेचना हम कर रहे हैं, इसका अर्थ हम समझ रहे हैं। विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति या संकल्पना को इंग्लैंड से लिया गया है। हम और आप जानते हैं कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के सदस्यों ने विश्व के देशों के संविधान के जो अच्छे प्रावधान थे उनको लेकर के उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल किया। तो विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति जो है या संकल्पना इंग्लैंड से ली गई है। इसका अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पंक्ति या प्रतिष्ठा कुछ भी हो, सामान्य विधि के अधीन है और वह सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब कि एक गरीब आदमी हो या एक अमीर आदमी हो, सबके लिए एक कानून लागू होगा और एक ही न्यायालय के सामने वह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ अलग न्यायालय है और अमीरों के लिए कोई अलग न्यायालय की व्यवस्था की हुई है। लेकिन भारतीय संविधान में इसके कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पदावधि के दौरान अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। संविधान के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो शक्तियां प्रदान की गई है, तो उन शक्तियों के संदर्भ में अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए उनको किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उस काम के लिए उनको उनके विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2 कि इन दोनों के पदावधि के दौरान जब तक ये पद धारण करते हैं अथवा पद धारण करने के पूर्व किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही, पीनल प्रोसीडिंग्स संस्थित अर्थात प्रारंभ नहीं की जाएगी। अथवा अगर पहले से कोई मुकदमा चल रहा हो और राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उसे रोक दिया जाएगा, उसे चालू नहीं रखा जाएगा। दूसरा अपवाद। और तीसरा अपवाद यह है कि सिविल कार्यवाही के मामले में इन दोनों के पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध कोई भी वाद, मुकदमा तब तक संस्थित नहीं की जा सकती है जब तक कि उस मामले से संबंधित संपूर्ण जानकारी उनके कार्यालय में दिए हुए 2 माह का समय बीत नहीं गया हो। अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल को 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ उनके विरुद्ध सिविल कार्यवाही में मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को जो ये उन्मुक्ति
छूट प्रदान की गई है उसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया और भारतीय संघ के विरुद्ध लाए जाने वाले वाद शामिल नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया स्थापित नियम के अनुसार चलाई जा सकती है। इसी तरह जैसा कि जानते हैं हम कि भारत सरकार का कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। मुकदमा भी भारतीय संघ के विरुद्ध संस्थित किया जाता है। कोई भी अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही प्रभावी होता है। तो इस पीरियड में भारतीय संघ के नाम से अगर कोई मुकदमा चलाया जाना है तो वो चलाया जा सकता है, उससे छूट नहीं मिलेगी। सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कि विधि के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है और इस अभिव्यक्ति से संबंधित अपवाद क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की मुख्य परीक्षाओं में भी ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊपर की अध्ययन सामग्रियों से आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब हम दूसरी अभिव्यक्ति विधियों का समान संरक्षण उसे देखते हैं। विधियों का समान संरक्षण अभिव्यक्ति अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका अभिप्राय है कि समान लोगों में समान विधि लागू होगी तथा इसे समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के बीच विभेद कर सकता है। इस विभेद का आधार व्यक्ति की प्रकृति, विशेष योग्यता और परिस्थिति आदि हो सकती है, लेकिन यह विभेद युक्तियुक्त अर्थात तर्कसंगत होना चाहिए। जैसे कि सरकार किसी खास वर्ग के लिए एक अलग विधि बना सकता है जो सामान्य विधि से अलग होगा, सामान्य लोगों से अलग होगा। तो इसे एक प्रकार के अलग लोगों में, जैसे विकलांगों के लिए कोई व्यवस्था करनी हो, जनजातियों के लिए कोई व्यवस्था करनी हो, जनजाति क्षेत्रों के लिए कोई व्यवस्था करनी हो, तो कुछ विशेष प्रावधान या अलग नियम सरकार बना सकती है। तो यह विधियों का समान संरक्षण है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण देश के नागरिकों के साथ साथ यदि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है उस पर भी लागू होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ें। अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर विभेद करने से रोकता है। देश के किसी भी नागरिक को देश के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश अथवा राज्य निधि से अंशतः या भागतः वित्त पोषित संस्थानों में प्रवेश अथवा प्रदान की गई भौतिक सुविधाओं का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। मतलब देश का हर नागरिक हर सार्वजनिक स्थान का उपयोग या सार्वजनिक भौतिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसी कोई संस्था जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, मतलब उसमें सरकारी धन, सार्वजनिक धन का उपयोग किया गया है, तो वो अंशतः हो या भागता हो, कोई परसेंटेज हो सरकार का या पूरी तरह से जो है सो वो वित्त पोषित है, तो ऐसे जगहों का उपयोग इन आधारों पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन इनसे भिन्न आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि निवास स्थान। इसको जो है सो विभेद का आधार नहीं बताया गया है, तो ऊपर गिनाए गए आधारों से भिन्न किसी अन्य आधार पर राज्य विभेद कर सकता है। प्रस्तुत संदर्भ में अपवाद दिया गया है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए तथा अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु सक्षम बनाता है।
अनुच्छेद 16 यह पूरी तरह से सरकारी नियोजन रोजगार से संबंधित है। राज्य द्वारा किए गए नियोजन के संदर्भ में विभेद का प्रतिषेध करता है, रोक लगाता है। इसमें भी विभेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास स्थान को छोड़कर अन्य किसी अन्य आधार पर किया जा सकता है। अपवाद इसका यह है कि 16(3) किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन के संदर्भ में निवास विषयक प्रावधान करने हेतु राज्य को सक्षम बनाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की दशा में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण देने के लिए संसद को सक्षम बनाता है। आरक्षण का संवैधानिक स्रोत अनुच्छेद 16(4) है सरकारी सेवाओं में। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार यह आरक्षण प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने तक अर्थात 50% तक ही होगा। अनुच्छेद 15 एवं 16 के अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 17 संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी। हमारे देश में अस्पृश्यता एक अभिशाप थी, अभी भी बहुत सारे गांवों में यह मौजूद है, लेकिन इसको संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा इसको समाप्त किया गया है। अर्थात अस्पृश्यता के आधार पर निर्योग्यता को लागू करने को अपराध घोषित किया गया है। इस संदर्भ में संसद को कानून बनाने हेतु सक्षम किया गया है और संसद ने इस संबंध में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। इसके अनुसार न तो सरकार और न ही देश का कोई नागरिक इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 18 अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश काल में बहुत सारी उपाधियां लोगों को प्रदान की जाती थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐसा माना गया कि विभिन्न प्रकार की उपाधियों से लोगों के बीच असमानता फैलती है, कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करने लगते हैं। तो इस अनुच्छेद से उपाधियों का अंत करने संबंधी प्रावधान है। राज्य को सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान के अलावे अन्य कोई सम्मान देने से रोक लगाया गया है। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। भारत में लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि विदेशी भी, राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर किसी प्रकार की उपाधि विदेश से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये समानता के अधिकार से संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है मैंने। मुझे लगता है कि यह उपयोगी होगी और परीक्षाओं में, प्रारंभिक या मुख्य परीक्षाओं में यदि इस पर आधारित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि मौलिक अधिकारों से संबंधित मेरा दूसरा प्रस्तुतिकरण भाग 2 आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।